हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस सेशन में बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये यूनिट काफ़ी खास रहने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि ये यूनिट काफ़ी इजी है इन कंपैरिजन टू अदर यूनिट्स लाइक इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, स्टैट, इनकम टैक्स। इनके कंपैरिजन में काफ़ी इजी यूनिट है और वेटेज इसका इक्वल है। 10 to 11 क्वेश्चन नॉर्मली एवरेज देखें तो इसमें से एवरी टाइम पूछे जाते हैं। तो इस यूनिट को हम 3 to 4 सेशन में कंप्लीट कर लेंगे विद MCQs एंड PYQs। तो लेट्स स्टार्ट अ सेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए HRM का मीनिंग क्या है। एच मीन्स ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। मैन पावर को कैसे मैनेज करना है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। आप जैसे कि आप स्कूल में पढ़े होंगे, आप कॉलेज में पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, और आप किसी यदि ऑर्गेनाइजेशन में, किसी ऑफिस में यदि काम करते होंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, कि हम हमारे जो रिसोर्सिस हैं, हम अदर रिसोर्सिस को तो बहुत अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं, बट उनको भी हम अच्छे ढंग से तब यूटिलाइज कर सकते हैं जब हम अपनी मैन पावर को एक अच्छे ढंग से यूटिलाइज करें। अच्छे ढंग से यूटिलाइज कैसे करेंगे? राइट मैन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम जब होगा तो हम उनको क्या होगा, अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर पाएंगे। मिनिमम रिसोर्सेज के साथ हम मैक्सिमम आउटपुट, अपना ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट क्या है, अचीव कर सकते हैं। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स which needs to be managed efficiently to achieve the organizational goal. It is through coordinated efforts of human resources that technological, physical, financial and all other resources are utilized. जब हम ह्यूमन रिसोर्स को एक अच्छे ढंग से यूटिलाइज करेंगे, मीन्स कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हम? ह्यूमन रिसोर्स का जो अलॉटमेंट है, जो डिवाइडेशन है, जो एक डिविजनल सिस्टम है, वो एक अच्छे ढंग से करें। जिस डिपार्टमेंट को जितनी रिसोर्स, जितने ह्यूमंस, जितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से ही हम उसको मैन पावर दें। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट कम है और हम एक्सेस मैन पावर वहाँ पे दे दें। उससे होगा क्या, वहाँ पे क्राउड हो जाएगी और टास्क में अननेसेसरी जो है रिस्ट्रक्शन पैदा हो जाएंगे। और इन दूसरी डिपार्टमेंट में हो सकता है रिक्वायरमेंट ज़्यादा की और वहाँ पे हम मैन पावर कम दे रहे हैं, कम अलॉट करें वहाँ पे मैन पावर। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि ओवरलोड हो जाएगा मैन पावर, एक्सेस ओवरलोड हो जाएगा मैन पावर पे, जिससे कि उनकी कैपेसिटी वो है डाउन आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और हो सकता है कि मशीनरी जो है वो खाली ऐसे ही खाली हो, वेस्टेज ऑफ टाइम वहाँ पे हो रहा हो ड्यू टू मैन पावर वहाँ पे सफिशिएंट नहीं है। इस वजह से मशीनरी का प्रॉपर ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा होगा। तो मैन पावर का जो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दस इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू एक्वायर मीन्स नए रिसोर्सिस को भर्ती करना, नए मैन पावर को भर्ती करना, डेवलप, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना। कैसे? ट्रेनिंग दे सकते हैं आप उनको। ठीक है, मेंटेन एंड रिटेन ह्यूमन रिसोर्सेज विद टैलेंट एंड स्किल रिक्वायर्ड। जो ह्यूमन रिसोर्स की है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल के जो ऑब्जेक्टिव उनके अनुसार जो टैलेंट, जो रिक्वायरमेंट है, जो स्किल की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी मशीनरी है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, उनके ऊपर काम करने के लिए, उनको एक एफिशिएंट ढंग से ऑपरेट करने के लिए जो मैन पावर रिक्वायर्ड है, उनकी स्किल्स और टैलेंट जो रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैन पावर को क्या करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा, उनको डेवलप करने पड़ेगा। कैसे डेवलप कर सकते हैं? बाय गिविंग द ट्रेनिंग ऑन दैट पर्टिकुलर मशीनरी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैन पावर। ठीक, फॉर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। अंडरस्टूड? तो नेक्स्ट
ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं, मैंने ब्रीफ आपको बता दिया है, डिस्कस करते हैं। टू प्रोक्योर राइट पर्सनल फॉर राइट जॉब एट राइट टाइम। यदि हम एक राइट पर्सन को राइट टाइम पे और राइट जॉब पे हम लगाएंगे तो उससे क्या होगा, हम अपने अचीवमेंट को अच्छे ढंग से अचीव कर सकते हैं, अपने गोल को, ठीक। और जो आपका जो टास्क है वो विद इन टाइम मीन्स टाइम फ्रेम के अंदर, वो टाइम फ्रेम के अंदर वो टास्क, पर्टिकुलर टास्क जो कंप्लीट भी हो जाएगा और एक सक्सेसफुल एंड हेल्दी मैनर में कंप्लीट हो जाएगा। टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्ट्रेंथन टैलेंट एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। यदि आप उनके अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे, कैसे, उनको एक पर्टिकुलर एडवांस ट्रेनिंग देके ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी, उससे क्या होगा, उनका टैलेंट में, उनकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, बेटर प्रोडक्टिविटी। अंडरस्टूड। टू आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई नीड्स ऑफ इंडिविजुअल बाय ऑफरिंग मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिवार्ड्स। हर एक इंसान की, हर एक एम्प्लॉय की कुछ वांट्स होते हैं, डिज़ायर होते हैं, कुछ मॉनेटरी होती हैं और कुछ नॉन मॉनेटरी होते हैं। तो आपको उन दोनों रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। मॉनेटरी कैसे, आप बोनस दे सकते हैं, उन्होंने एक्सेस अच्छा काम किया तो उनको रिवार्ड्स भी आप दे सकते हैं। नॉन मॉनेटरी में क्या हो सकता है, आप उनको एक्सेस रेस्पॉन्सिबिलिटी देकर उनकी प्रमोशन भी कर सकते हैं, उनको सबके सामने अप्रेज भी कर सकते हैं, ठीक। इससे क्या होगा, उनके अंदर क्या होगा, इम्प्रूवमेंट आएगा, उनका जो पावर, जो काम करने की जो इच्छा है, मोटिवेशन है, वो बढ़ जाएगा। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ बाय प्रोवाइडिंग दैम हेल्थ एंड सेफ्टी। एम्प्लॉयज़ को आप हेल्थ एंड सेफ्टी की एश्योरिटी दिलाएंगे तो उससे होगा क्या, उनके वर्क लाइफ में भी क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। और जब उनके वर्क लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा तो ओबियसली बात है कि उनके अंदर मोटिवेशन आएगा, जिससे कि वो आउटकम जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करेगा। टू रिटेन टैलेंटेड ह्यूमन रिसोर्सेज बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी। जो ह्यूमन रिसोर्सेज कुछ आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं, उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं होती, टैलेंट उनके अंदर भरपूर मात्रा में रहता, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी डिमांड क्या है, अदर कंपनीज में भी बहुत ज़्यादा रहती है। जो आपकी कॉम्पिटिटिव फर्म्स होंगी, कंपनीज होंगी, वो उनको एक्वायर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उनको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उनको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी के ऑफर देने होंगे कि आपको प्रमोशन कर देंगे, आपको ये बोनस मिल जाएगा, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएंगी। इससे क्या होगा, उनके अंदर मोटिवेशन आएगा और वो उसी के फॉर्म में आपके ऑर्गेनाइजेशन में बने रहेंगे, ठीक। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। पर्सनल जो मैनेजमेंट है और एक क्या, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पर्सनल मैनेजमेंट ट्रीट्स पीपल एज टूल। पर्सनल मैनेजमेंट में जो एक ह्यूमन है उसको हम एज ए टूल ट्रीट करते हैं। जैसे हम अब किसी काम को करने के लिए, किसी मशीनरी को ओपन करने के लिए टूल्स का यूज़ करते हैं, उसी सेम सेंस में एक ह्यूमन को, एक पीपल को, ह्यूमन रिसोर्स को एक एज ए जस्ट एक टूल माना गया, नथिंग मोर देन टूल। बट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उनको रिस्पेक्ट दी गई है और पीपल एज वैल्यूएबल एसेट्स और रिसोर्सेज। पीपल को, जो ह्यूमंस मैन पावर है, उनको एक वैल्यूएबल रिसोर्स और एसेट ऑर्गेनाइजेशन की माना गया। जो पर्सनल मैनेजमेंट है इसमें ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, मीन्स ये पुरानी जो अप्रोच है, जो पुराने ज़माने की जो ओल्ड माइंड आप बोल सकते हैं अप्रोच इसको बोल सकते हैं, और ये मॉडर्न अप्रोच है जिसमें क्या ह्यूमंस को काफ़ी ज़्यादा क्या दिया गया, वैल्यू दिया गया। नेक्स्ट, रूटीन फंक्शंस आर टू बी परफॉर्म्ड। एज पर पर्सनल मैनेजमेंट ये ह्यूमंस को जस्ट रूटीन फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। बट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक फंक्शंस आर टू बी परफॉर्म्ड। ह्यूमंस से जो उनके रिसोर्सेज हैं, उनके जो प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी जो बनाई जाती हैं, उनमें भी उनकी क्या की ली जाती है,
मदद ली जाती है, उनके अपने थॉट्स, उनके आइडियाज़ को क्या दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इन पर्सनल मैनेजमेंट कंसंट्रेट्स ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अंदर जो बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, सभी मिलके एक साथ क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं। वेयर एज कंसंट्रेट्स ऑन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स। इन ह्यूमन रिसोर्स में क्या, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इंडिविजुअल कैसे कि एज पर द स्किल्स एंड टैलेंट ऑफ द इंडिविजुअल रिसोर्स ह्यूमन पर्सन्स के हिसाब से उसको क्या दिया जाता है, उसको वैल्यू दी जाती है, उसके साथ उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ एक जैसा ट्रीट किया जाएगा। पर्सनल मैनेजमेंट में सभी मैन पावर को एक जैसा माना जाता है, एक समान इक्वली टैलेंट, सभी जो कम और ज़्यादा टैलेंट के उनके साथ बिहेवियर जो एक जैसा किया जाता। बट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको क्या दी जाती है, रिस्पेक्ट, और उनको आप बोल सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक, दिस इज स्लो प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग। पर्सनल मैनेजमेंट जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस है, और दिस इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फास्ट प्रोसेस इन डिसीजन मेकिंग। ठीक, नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन। ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजरियल फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो एक मैनेजर का काम होता है, मैनेजरियल फंक्शन के अंदर में आता है। ऑर्गेनाइजिंग करना, सबसे पहले प्लान करेंगे किसी एक्ट को, किसी टास्क को, देन उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड, ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या होगा, उसको डायरेक्शन दी जाएगी। सबसे पहले आपने क्या किया, कोई इवेंट, किसी आप कैंप के लिए जा रहे हैं, आप फॉर एन एग्जांपल आप एनसीसी कैंप के लिए जा रहे हैं, मैं एनसीसी का एग्जांपल नॉर्मली देता रहता हूं। तो आपने सबसे पहले क्या करेंगे, आप इवेंट को प्लान करेंगे। सबसे पहले इवेंट को प्लान करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे। आप उनको क्या करेंगे, जो आपके पास मैन पावर होगी उसको आप टीम्स में डिवाइड कर देंगे, और हर एक टीम्स को अपना सेपरेट टास्क दे दिया जाएगा। किसी को मार्केटिंग का, किसी को दिया जाएगा व्हीकल का, किसी को कैंपिंग का, किसी को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का। लाइक दिस ऑर्गेनाइज करेंगे आप टास्क को, देन डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्शन देंगे। बीच बीच में यदि किसी भी पर्टिकुलर जो सब ग्रुप है उसको कोई रिक्वायरमेंट होगी, कुछ नीड्स होंगी कुछ गाइड करने की, तो आप उनको टाइम पे गाइड करेंगे, मीन्स डायरेक्शन देंगे। देन कंट्रोल, उसके बाद आप मॉनिटर करेंगे कि आपने जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। तो ये आपको सीक्वेंस वाइज आपको याद करना होगा। आप बोल सकते हैं PODC, आप इसको सीक्वेंस में याद कर लें, क्योंकि ये बहुत बार सीक्वेंस इसकी पूछ ली जाती है एग्जामिनेशन में। ठीक, देन ऑपरेटिव फंक्शन। ऑपरेटिव फंक्शन में क्या क्या आते हैं, ऑपरेटिव जो एक्चुअल, ये तो थे मैनेजर के काम, मैनेजमेंट के काम ये थे। ठीक है, मैनेजमेंट के काम ये थे। देन ऑपरेटिव फंक्शन मीन्स एक्चुअल जो फील्ड के काम क्या है। एक्चुअल में जो फील्ड जो है, फील्ड में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दी गई है, उनका काम क्या है। उनका काम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक फील्ड में होती है, मैनेजर ने प्लान बना दिया, बट जो फील्ड में एक्चुअल जो टीम है उसका काम है ट्रेनिंग दिलाना और डेवलपमेंट करना। किसके अंदर, एम्प्लॉयज और वर्कर्स के अंदर। अप्रेजल, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस का क्या करना, अब इवेल्युएशन आफ्टर वर्क, आफ्टर टास्क कंप्लीशन। बट अप्रेजल कब होता है, जब इनिशियली आप किसी एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करते हैं, उनको भर्ती करते हैं, उस टाइम इनिशियल जो भर्ती करने से पहले की जो स्टेज है, उनका जो एक स्किल्स को जो मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं अप्रेजल। मीन्स एंट्री पे उनकी स्किल्स क्या थी। देन वर्क कंडीशन, वर्क कंडीशन आप देखेंगे कि क्या उसमें इंप्रूवमेंट करना होगा, तो अकॉर्डिंग टू इंप्रूवमेंट करेंगे। देन पर्सनल रिकॉर्ड्स, आप सभी के पर्सनल रिकॉर्ड्स को चेक करेंगे और मॉनिटर करते जाएंगे एज पर द टास्क परफॉर्मिंग। ठीक, देन सेपरेशन, उसके बाद आप उनको सेपरेट करेंगे कि कौन सा एम्प्लॉयज, विच एम्प्लॉयज इज सुटेबल फॉर विच काइंड ऑफ टास्क एंड एट विच टाइम। ठीक, विच employee is suitable for which kind of task at what particular time। ठीक, नेक्स्ट जॉब एनालिसिस। देखो जॉब एनालिसिस के 2 पार्ट्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी बार नहीं हर बार पूछा जाता है। जॉब एनालिसिस के 2 पार्ट्स हैं, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। ये डेफिनेशन आ जाएगी और पूछेंगे कि दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड टू जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवैल्यूएशन, जॉब एनालिसिस, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन सुनने में काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं, बट डिफरेंस है, टोटली एक दूसरे के डिफरेंट है। ठीक कैसे? जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या दिया जाता है, एक पर्टिकुलर जो जॉब है जो परफॉर्म करना, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में दिया जाता है कि विच काइंड ऑफ जॉब, विच काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी नीड टू परफॉर्म बाय एन एम्प्लॉय। और जो जॉब स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर एक जो एम्प्लॉय है उसकी स्किल्स क्या रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन को एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन है, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है जिसके बेसिस पे उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक, जॉब डिस्क्रिप्शन इट इज अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट व्हाट आर मेजर रिक्वायरमेंट व्हाइल परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर जॉब। मिनिमम एलिजिबिलिटी, देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो मीट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को टू गेट सिलेक्शन। रिक्वायरमेंट फॉर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर जॉब दैट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन। जॉब टाइटल इसके अंदर आता है, किसके अंदर? जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। ड्यूटीज क्या क्या परफॉर्म करनी है, टास्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वॉल्व इन अ जॉब। एम्प्लॉयज जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या, एम्प्लॉयज क्वालिफिकेशंस, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज आर इन्वॉल्व। अंडरस्टूड? इसको काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हुए आप अपने इसको ध्यान में रख लें कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब से रिलेटेड आपको क्वालिटीज़ बताई जाएंगी कि आपको कौन सी किस काइंड की जॉब परफॉर्म करनी है, आपको क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलने वाली हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन में उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए, उन रेस्पॉन्सिबिलिटी को आपको पूरा करने के लिए आपके अंदर कौन सी स्किल्स, कौन सी एबिलिटीज, क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वो आता है जॉब स्पेसिफिकेशन में। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, जॉब डिज़ाइन किसे बोलते हैं? जॉब डिज़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्पेशल टिक कर सकते हैं। जॉब डिज़ाइन ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। इट इज़ एन अटेम्प्ट to create a match between the requirement of the job and attributes of the human। जॉब डिज़ाइन जैसे हम बोलते हैं ना कि इसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए। जब कोई इंसान किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाता है तो जब कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है और उन रिक्वायरमेंट को यदि मीट करने के लिए, उन रिक्वायरमेंट को, उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या एक एम्प्लॉय, क्या एक कैंडिडेट सक्षम है, उसके पास वो एबिलिटी, वो क्वालिफिकेशन, वो क्वालिटी है कि नहीं। यदि है तो वो उसको बोलते हैं जॉब डिज़ाइन, कि एक एम्प्लॉय की स्किल्स एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट मैच कर गई हैं। अंडरस्टूड? टेक्निक्स ऑफ जॉब डिज़ाइन, एक जॉब डिज़ाइन की कौन कौन सी टेक्निक हो सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लें क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया। एक्चुअली मैं जो कंटेंट आपके सामने लेके आया हूँ इस टाइम पे वही कंटेंट मैं लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आपको 110% रिवाइज करके ही जाना है, जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता। अंडरस्टूड? फर्स्ट आता है जॉब रोटेशन। टेक्निक्स ऑफ जॉब डिज़ाइन, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन से क्या होगा, हो सकता है कोई एम्प्लॉइज़ एक पर्टिकुलर काम कर करके वो बोर हो गया हो। एक एम्प्लॉई, फॉर एन एग्जांपल आप हैं, आप किसी कंपनी ने हायर कर लिया आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपको एक कंपनी ने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दे दिया अकाउंटेंट का या ऑडिट का दे दिया, और आप पिछले कई सालों से उसी डिपार्टमेंट में लगे हुए हो, उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। हो सकता है आप बोर हो गए हो, तो उससे अवॉइड करने के लिए क्या होगा, जॉब रोटेशन दिया जाएगा। 6 मंथ आप या 1 मंथ एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिकली एक टर्म के बाद
एक टर्न आपको दूसरा टर्न दिया जाएगा, मीन्स आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ अटैच कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में होगा क्या, उससे ये होगा आप बोर भी नहीं होंगे, आपको हर बार आपको नए बंदों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आपका जो जॉब है उसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा, आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है। और दूसरे कारण क्या हो सकते हैं, आपको यदि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे आपकी एफिशिएंसी में भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आपको एक मशीन से हटा के दूसरे मशीन पे काम करने को दिया गया तो आपको उस दूसरी मशीन के बारे में भी सीखने को मिल गया, जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा और आपकी स्किल में भी डेवलपमेंट आएगा। ठीक। जॉब रोटेशन इज द सिस्टमैटिक मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज from one job to another within an organization to achieve various human resources objectives such as orienting new employees, training employees, enhancing career development and preventing job boredom। ठीक। नेक्स्ट, जॉब एनलार्जमेंट। ये जो दो टर्म है, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट, इनमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को और मैक्सिमम टाइम यही पूछी जाती है, क्योंकि जॉब रोटेशन तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ रखा होगा तो भी वो आइडिया लगा सकता है, रोटेशन मीन्स वन जॉब से अनदर जॉब पे। बट यहाँ पे दोनों टर्म जो वो वेरी सिमिलर है एक दूसरे के, एनलार्जमेंट एंड एनरिचमेंट। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स को क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। देखो इसको मैं एक न्यूमोनिक्स के साथ बताना चाहूँगा। एनलार्जमेंट मीन्स लार्ज कर दिया किसी चीज़ को, आपको आपके ऊपर कोई वेट था उसको बड़ा कर दिया, मीन्स आपके सिर पे वेट ज़्यादा दे दिया, तो उससे क्या होगा, आपके अंदर वेट डाल दिया, बोझ डाल दिया, बट आपको क्या है उसका बेनिफिट नहीं दिया। जैसे एक वर्कर होता है, वर्कर को क्या है, आप उसके ऊपर वेट डालते जाएं बट उसको क्या नॉर्मली रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम नहीं दिए जाते हैं। ये होता है नॉर्मली लोअर ग्रेड के लिए, ठीक है, जो लेबर क्लास है उनके लिए। और जो एनरीच आप निमोनिक से याद रखें, रीच मीन्स धनवान, आप बोल सकते हैं रीच मीन्स आपके वेल्थ में क्या हो गया, इंक्रीजमेंट हो गया। वेल्थ में इंक्रीजमेंट होगा तो फिर क्या होगा, आपके धन में, आपके पैसे में, आपके स्टेटस में जब इंक्रीजमेंट आएगा, इंक्रीमेंट आएगा तो उससे क्या होगा, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएंगी, आपको की रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी, या तो आपका जो स्टेटस है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, नहीं कि आपके ऊपर ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया। ठीक है। तो एनलार्जमेंट का मतलब होता है सेम लेवल पे, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हैं उसी लेवल पे आपको एक्स्ट्रा काम दे दिया जाए और उसका बेनिफिट नहीं दिए जाए, एक्स्ट्रा वर्कलोड दे दिए जाए जस्ट। ठीक। और एनरिचमेंट का मतलब यह है कि आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं उस लेवल से बढ़ के आपको एक्स्ट्रा, आपके हायर लेवल की रेस्पॉन्सिबिलिटी जब दे दी जाती हैं, वो होता है कि एम्प्लॉई के डेवलपमेंट के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए। और ये ऑलवेज पॉजिटिव वे में काम करता है, क्योंकि आपको जब आपका प्रमोशन होता दिखाई देगा तो आपका जो माइंड सेट होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा। और जब एनलार्जमेंट, एक्स्ट्रा वर्कलोड दे दिया जाएगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव में ही जाएगा, यदि नेगेटिव में नहीं तो पॉजिटिव में तो वो कभी जाएगा ही नहीं। बहुत रेयर चांस है कि वो पॉजिटिव भी सोचे। ठीक। तो डिस्कस कर लेते हैं। जॉब एनलार्जमेंट, इंक्रीजिंग द जॉब ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज विद द सेम लेवल, देखना सेम लेवल पे, इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ जॉब, ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, सेम लेवल पे बस उसी काइंड्स के काम कर रहे हैं आप। टू परफॉर्म एडिशनल वर्क, ये किसके लिए होता है, एडिशनल वर्क के लिए होता है। एंड जॉब एनरिचमेंट, असाइनिंग एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर पर्पज ऑफ डेवलपमेंट इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, प्रमोशन के लिए होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट में डिफरेंस क्या है। जॉब एनलार्जमेंट किससे रिलेटेड होता है, टास्क रिलेटेड होता है, इंक्रीज ऑफ सेम जॉब यूज टू, और जॉब एनरिचमेंट यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉय बाई एडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये मोटिवेशन देता है। क्वांटिटी ऑफ वर्क इंक्रीज्ड, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज्ड, यहाँ पे क्वांटिटी। अंडरस्टूड। यहाँ पे इट्स रिजल्ट में बी पॉजिटिव, ये क्या बोला, मे बी पॉजिटिव, यहाँ ध्यान देना, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव।
इट्स ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट, इट्स ऑलवेज गिव पॉजिटिव रिजल्ट। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि जॉब एनलार्जमेंट या जॉब एनरिचमेंट कौन सा रिजल्ट देते हैं, या पॉजिटिव रिजल्ट किस में दिया जाएगा या नेगेटिव रिजल्ट किस में दिया जाएगा। अंडरस्टूड। ये हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है और ये वर्टिकल, क्योंकि लेवल इसमें बढ़ा दिया जाता है। आप जिस लेवल पे काम करें उससे एक्स्ट्रा, उससे अपवर्ड लेवल आपको दिया जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली टास्क आपको परफॉर्म करने को मिलती हैं। अंडरस्टूड। अभी नेक्स्ट बात करते हैं जॉब इवैल्यूएशन। जैसे जॉब, एक था जॉब अप्रेजल और एक होता है जॉब इवैल्यूएशन। अप्रेजल कब होता है? जब सिलेक्शन से पहले इनिशियल स्टेज में जब आप भर्ती होने के लिए आए उस टाइम जो आपका इवैल्यूएशन हुआ उसको बोलते हैं अप्रेजल, जॉब अप्रेजल। और ये क्या होता है? जॉब इवैल्यूएशन, जॉब परफॉर्म करने के बाद जब आपका जब इवैल्यूएशन होता है, और आप इसको बोल सकते हैं वो एम्प्लॉय इवैल्यूएशन होगा। आप जॉब इवैल्यूएशन उसको बोल सकते हैं कि वर्थ ऑफ अ जॉब इन द रिलेशन टू अदर जॉब। जब आपकी जॉब किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ जब क्या होती है, मैच होती है, उसके साथ कंपैरिजन होता है। जब आपकी जॉब का किसी दूसरे एम्प्लॉय के साथ या दूसरे लेवल ऑफ एम्प्लॉय के साथ जब इवैल्यूएशन होता है, जब मैचिंग होता है, जब कंपैरिजन होता है दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं जॉब इवैल्यूएशन। इट इज़ टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ अ जॉब इन द रिलेशन ऑफ अदर जॉब्स। देयर आर 4 मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 नॉन क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वांटिटेटिव मेथड। नॉन क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। अगेन नॉन क्वांटिटेटिव में 2 मेथड होते हैं और क्वांटिटेटिव में भी 2 मेथड होते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 4 में से 110% आपको देखने को मिलता है। 100% आपको इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 नॉन क्वांटिटेटिव मेथड में क्या आते हैं? रैंकिंग और जॉब कंपैरिजन मेथड। इसके अंदर क्या होता है, हर लेवल पे जो एक अलग अलग लेवल पे जो एम्प्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी जो रैंकिंग के लेवल पे, जैसे किसी कंपनी का सीईओ है, देन उसके नीचे फिर मैनेजर है, डायरेक्टर है, फिर मैनेजर है, फिर उसके नीचे मिडल लेवल के मैनेजर आएंगे, फिर वर्कर्स आएंगे। उन सब का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक दे दिया जाता है और रैंक वाइज फिर जॉब का इवैल्यूएशन होता है। जिसका हायर रैंक होगा उसको हायर वेटेज दिया जाएगा, जिसका लोअर रैंक होगा उसको लोअर वेटेज दिया जाएगा। जैसे आप कॉलेज में देखें, प्रिंसिपल का लेवल टॉप होता है, उसके बाद प्रोफेसर का, सीनियर है, उसके बाद आप बोल सकते हैं एचओडीज का, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का, फिर प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइक नीचे आ जाए फिर क्लैरिकल जो काम करते हैं उनका। अंडरस्टूड। रैंकिंग और जॉब कंपैरिजन। इन दिस ईच जॉब इज कंपेयर्ड विद अदर जॉब आर रैंक्ड फ्रॉम इजीएस्ट टू हार्डेस्ट और वाइस वर्सा। आप इजीएस्ट मीन्स क्लैरिकल से लेके और प्रिंसिपल तक भी जा सकते हैं, या तो हार्डेस्ट टू इजीएस्ट, प्रिंसिपल से लेके क्लैरिकल तक भी आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किल्स, responsibilities, experience, designation, it is suitable for small size organization like directors, HR, senior manager, manager HR, clerk HR, etc. ये किसके लिए सक्सेसफुल है? आप याद रखना दोस्तों, रैंकिंग जहाँ पे आ जाएगी वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट है, क्योंकि यदि बहुत वास्ट लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक रैंक पे डिफरेंट पर्सन्स मिलेंगे। ये जहाँ पे स्मॉल लेवल होगा वहाँ पे एक रैंक पे 1 या 2 या वेरी फ्यू क्वांटिटी में जो एक लेवल पे जो आपको एम्प्लॉय मिल सकते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सो दिस इज सुटेबल फॉर स्मॉल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट ग्रेडिंग मेथड। इसके अलावा ग्रेडिंग, जैसे आपको एग्जाम में ग्रेड दिया जाता है ABCD ग्रेड, वो किसके हिसाब से होता है? आपकी स्किल्स के हिसाब से, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड के हिसाब से ग्रेड दे दिया जाता है। यदि वही सेम काइंड ऑफ जॉब को आपने जैसे रैंकिंग के बेस पे डिवाइड कर दिया, उसके बेस पे डिवाइड नहीं करके आप ग्रेड के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे A ग्रेड की जॉब है, प्रोफेसर लगे A ग्रेड की जॉब में आ गए, टीचर हो गए जो PGT और TGT आप बोल सकते हैं B ग्रेड में आ जाते हैं, PGT,
एंड टीजीटी और पीआरटी जो टीचर हैं वो सी ग्रेड में आ जाते हैं। ऐसे ग्रेड वाइज जो बांट देते हैं उसको बोलते हैं स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। ठीक, जॉब ग्रेड्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव मेथड। अगेन क्वांटिटेटिव मेथड में भी टू मेथड्स हैं। कौन कौन से? पॉइंट रेटिंग मेथड एंड फैक्टर कंपैरिजन मेथड। पॉइंट रेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें क्या होता है, हर जॉब को पॉइंट दे दिए जाते हैं उनकी ड्यूटीज, एफर्ट्स, ट्रेनिंग के हिसाब से। ठीक, इन दिस जॉब आर ब्रोक इनटू वेरियस फैक्टर्स लाइक स्किल, एफर्ट्स, ड्यूटीज, ट्रेनिंग, वर्क कंडीशंस, हजार्ड्स, उसमें डिफिकल्टीज क्या क्या। ठीक, then points are allotted to each job having highest points would be high rated, highest point would be high rated। understood। in this human judgment can be avoided। human का judgment क्या होता है? avoid होता है। ऐसा नहीं कि मेरे जजमेंट के हिसाब से ऐसा है, उसके जजमेंट के हिसाब से वैसा नहीं। एक पॉइंट दे दिए जाते हैं हर एम्प्लॉय को, हर काइंड ऑफ टास्क को, उसके एफर्ट्स को, उसकी स्किल्स को, उसकी ड्यूटीज को, उसकी ट्रेनिंग को, कि वर्क कंडीशंस को, कि वो एक एम्प्लॉय किस वर्क कंडीशन में काम कर रहा है, वहाँ पे हजार्ड्स कितने हैं। एक एम्प्लॉय माइंस में काम कर रहा है, उसके लिए ज़्यादा हजार्ड्स एरिया, वो उसके हाई रेटिंग दे दी जाएगी। एक बार सरफेस पे काम कर रहा, उसको उसके कंपैरिजन में लो रेटिंग दे दी जाएगी। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है फैक्टर कंपैरिजन। फैक्टर कंपैरिजन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैंकिंग एंड पॉइंट मेथड। फैक्टर कंपैरिजन रैंकिंग एंड पॉइंट मेथड का क्या है? एक कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। दोनों इस फैक्टर में क्या, दोनों टाइप के फैक्टर को कंपैरिजन किया जाता है। अंडरस्टूड। तो नेक्स्ट इनमें डिफरेंस, क्वांटिटेटिव मेथड एंड नॉन क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड क्या होता है? द की फैक्टर्स ऑफ अ जॉब आर टू बी आइडेंटिफाइड एंड देन मेजर्ड अकॉर्डिंगली। नॉन क्वांटिटेटिव मेथड में क्या है? अ जॉब इज कंपेयर्ड विद अदर जॉब एज अ होल, एज अ होल। ये किससे रिलेटेड है? नॉन क्वांटिटेटिव। और यहाँ पे फैक्टर्स जहाँ पे आ गया, फैक्टर्स ऑफ जॉब, वो आ गया क्वांटिटेटिव में, और एज अ होल नॉन क्वांटिटेटिव में। ठीक, जॉब इवैल्यूएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। जॉब इवैल्यूएशन इट इज डन बिफोर सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द जॉब, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल it is done after performing the job to compare the job's requirements with job performance। देखो एक होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो मैंने इनिशियल में बताया। अप्रेजल जो स्टार्ट में भी होता है उसको बोलते हैं एंट्री लेवल अप्रेजल। क्या बोलते हैं? एंट्री अप्रेजल। मींस एंट्री लेवल पे आपका क्या स्टैंडर्ड था, एंट्री अप्रेजल। और एक होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल मींस आपकी परफॉर्मेंस, जो आपने जो टास्क जो कंप्लीट किया, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस का जो इवैल्यूएशन होगा, वो उसका अप्रेजल जो बोलते हैं उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है टास्क परफॉर्म होने के बाद में, और जॉब इवैल्यूएशन होता है इनिशियल में। बीच में मैंने शायद जॉब इवैल्यूएशन को लास्ट में बोल दिया था, यहाँ पे करेक्ट कर लें, क्योंकि जॉब का इवैल्यूएशन होता है एक दो जॉब का आपस में कंपैरिजन, आपस में उनका डिफरेंस, उनका किस लेवल पे वो एक दूसरे से डिफरेंट है, भिन्न है। ठीक है, उनका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको रेटिंग, उनको क्या दिया जाएगा, ग्रेडिंग, उनको पॉइंट दिए जाएंगे, उनको सिस्टमेटिक मैनर में उनको रखा जाएगा। उसके अनुसार ही उनको पे एंड पर्क्स फैसिलिटी बोल सकते हैं, वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। ठीक, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। अब हम कुछ जो मैंने कंप्लीट करवाया, इसी में से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। 5 to 6 से ज़्यादा नहीं लिए इसमें, अदरवाइज सेशन लंबा हो जाएगा। MCQs में क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटेड वर्थ ऑफ द जॉब इज कॉल्ड। क्या बोला? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटेड वर्थ ऑफ द जॉब इज कॉल्ड। जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, जॉब इवैल्यूएशन बोलते हैं, जॉब रैंकिंग बोलते हैं, या परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। इसने देखो क्या बोला? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटेड वर्थ ऑफ द जॉब। क्या बोला इसने? वर्थ ऑफ द जॉब। तो वर्थ ऑफ द जॉब कब होगा? परफॉर्मेंस करने के बाद या पहले? पहले होगा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? जॉब इवैल्यूएशन। एक जॉब का वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो कब होता है? पहले होता है, स्टार्टिंग में। तो इसको क्या बोलते हैं? जॉब इवैल्यूएशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, the process of identifying duties and responsibility related to a job is known as।
देखो इसमें क्या बोला मैंने, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी किससे रिलेटेड है, एक होता है स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन और दूसरा होता है ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक मैंने बताया था जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा बताया था जॉब स्पेसिफिकेशन। तो ये क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब इवेल्युएशन है, जॉब स्पेसिफिक ये तो है ही नहीं, जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब एनालिसिस में भी नहीं है, क्योंकि जॉब एनालिसिस के अंदर आते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। और ये क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को बताया जाता है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में एक एम्प्लॉय से क्या एस्पेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन को, क्या स्किल्स और क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट है पर्टिकुलर जॉब, जिस जॉब के लिए उसको सेलेक्ट करना है। ठीक, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द फिलिंग द ब्लैंक्स प्रोवाइड्स द एसेंशियल इंफॉर्मेशन on which each job is evaluated, on which each job is evaluated, कौन सा बताता है कि जिसके बेस पे ईच जॉब को क्या होता है इवेलुएट कर दें, कौन सी इसमें से एसेंशियल इंफॉर्मेशन कौन देता है, फैक्टर कंपैरिजन देता है, पॉइंट रेटिंग देता है, जॉब रेटिंग देता है या जॉब रैंकिंग देता है, बताएं। पॉइंट रेटिंग में क्या होता है, फैक्टर कंपैरिजन कॉम्बिनेशन है, पॉइंट रेटिंग में पॉइंट्स दे दिए जाएंगे एज पर देयर हार्डनेस और द परफॉर्मेंस और द वर्क इन्वायरमेंट, जॉब रेटिंग में उनको रेट कर दिया जाएगा, ठीक है, एज पर क्या स्किल्स। और जॉब रैंकिंग में क्या होता है, एसेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं, तो राइट आंसर इज रैंकिंग, जॉब रैंकिंग मेथड। ठीक, नेक्स्ट, विच वन इज मेंशन्ड इन जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या मेंशन होता है इनमें से, फिजिकल स्किल्स, जॉब स्पेसिफिकेशन, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये तो पूछा ही है, जॉब टाइटल किस में होता है, जॉब टाइटल होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो ये भी नहीं आएगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज किसके अंदर आती हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन में। स्पेसिफिकेशन में क्या आएगा, फिजिकल स्किल्स, कि एक एम्प्लॉय की क्या स्किल्स हैं, क्या फिजिकल और मेंटल कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, वो किस में आएंगी, जॉब स्पेसिफिकेशन में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रैंकिंग मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर, रैंकिंग क्या बताया था मैंने, जिसमें एक प्रिंसिपल, एक एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, देन प्रोफेसर, देन असिस्टेंट प्रोफेसर, देन क्लरिकल ड्यूटीज, ये किस ऑर्गेनाइजेशन और आप बोल सकते हैं किस काइंड ऑफ बिजनेस के लिए सुटेबल है, लार्ज के लिए है, स्मॉल, मीडियम और ऑल ऑफ द अबव, किसके लिए बताया था, स्मॉल। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक, सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको इस सेशन में से कुछ नया सीखने को मिला होगा और काफ़ी इंजॉय किया होगा। इस सेशन में से डेफिनेटली 1 और 2 क्वेश्चन 2 और 4 मार्क्स आपके पक्के हो गए हैं। यदि आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे ध्यान से तो डेफिनेटली आपके 2 से 4 मार्क्स डेफिनेटली पक्के हो चुके हैं। तो दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आया तो लाइक द सेशन। आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है फर्दर की किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट सेशन चाहिए तो आप मेक अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।